नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2 वीडियो साइंस के और 1 वीडियो एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का डिस्कस किया हुआ है। सो आज हम साइंस की ही सीरीज़ में एक और वीडियो डिस्कस करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उससे रिलेटेड है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, जैसे जैसे हम किसी समूह में ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो धात्विकता है, जो धात्विकता का गुण है तत्वों में, वो बढ़ता जाता है। ओके, सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पीरियोडिक टेबल के बारे में एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन कौन सी चीज़ घटती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो बढ़ती हैं, और समूह में दाएं से बाएं जाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। ओके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उसमें कुछ इफ एंड बट्स थे, मीन्स उसमें कुछ दोष थे। तो उन दोषों में क्या है, जो क्या ऑप्शन यहाँ पे हैं कि हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, या आवर्त सारणी या सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं है। देखिए, अगर आप मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी है, उसको आप गौर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनमें जो गुण हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। ओके, सपोज करिए जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 10 का एलिमेंट है, 11 का एलिमेंट है, 12 का एलिमेंट है, 15 का एलिमेंट है, सो उसमें डिफरेंसेस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ना कि इस बेसिस पे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे नहीं रखा गया है। सो इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने इसको एक दोष माना है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। ओके, सो यह एक दोष माना जाता है सारणी का। सेकेंड है, नेक्स्ट कह रहा है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को विभिन्न वर्गों में रखा गया है उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों को विभिन्न वर्गों में किस बेसिस पर रखा गया है, सो उनके परमाणु के वाह्यतम कोश, जो आउटर ऑर्बिट है, जो वाह्यतम कक्षा है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल ऑफ एन एटम, ऑन दैट बेसिस, उनके आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान दिया गया है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। आधुनिक आवर्त नियमानुसार तत्वों के गुण किस पर निर्भर करते हैं। देखिए, ये नियम ही है, यह एक नियम है आधुनिक आवर्त सारणी में कि आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियमानुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हैं, उनके परमाणु क्रमांकों पर आधारित हैं। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, इसको ऐसे ही डिफाइन ही किया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, मीन्स तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है उसके बेसिस पे वर्गीकरण तत्वों का किया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो आपका सही उत्तर है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के संबंध में असत्य तथ्य आपको बताना है, फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट जो गलत है। आवर्तों की संख्या 7 है, सही है। वर्गों की संख्या 9 है। सभी प्रतिरूप तत्व एक साथ हैं, यह गलत है। सभी संक्रमण तत्व एक साथ हैं, ये सही है। सभी धातुएं बाईं ओर हैं, ये भी सही है। जितनी आपकी एलिमेंट्स, जो मेटल्स हैं, वो आपकी लेफ्ट साइड में मिलेगी पीरियोडिक टेबल की। ओके, जो आवर्त की संख्या है
वो 7 है। प्रतिरूप तत्व तो एक साथ हैं, ये गलत है, यही आपका गलत उत्तर है। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ आवेशित हो जाती है। देखिए, एबोनाइट की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम में धनावेश होता है और एबोनाइट की छड़ है वो ऋण आवेशित हो जाती है। ओके। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क आपको बताना है, या कॉपर का सबसे मेन ओर आपका कौन सा है जिससे कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो वो है चैल्कोपायराइट। ओके, तो चैल्कोपायराइट अगर इसका फार्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है तो चैल्कोपायराइट का फार्मूला है CuFeS2। ओके, धातु सदैव होती है, देखिए धातु हमेशा आपकी सॉलिड होगी, मीन्स ठोस होगी। सभी अयस्क होते हैं, देखिए जितने आपके ओर्स हैं या सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, उल्टा उसका गलत है। सभी अयस्क, जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं। ओके, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। धातु निष्कर्षण की अन्य विधि कौन कौन सी है? धातु निष्कर्षण की विधि देखिए कौन कौन सी है। आसवन विधि है, खरपरण विधि है, द्रवण विधि है, उपरोक्त सभी। तो धातु निष्कर्षण की तीनों विधियां हैं, द्रवण विधि, आसवन विधि, खरपरण विधि। ओके, पीतल में क्या क्या होता है? देखिए, पीतल को हम ब्रास कहते हैं। ओके, और कांसे को ब्रॉन्ज कहते हैं, जैसे कहते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल मिला या ब्रॉस मेडल, तो ब्रास को हम पीतल कहते हैं। और पीतल को ब्रास में जो पीतल है उसमें कॉपर और जिंक, कॉपर एंड जिंक का मिश्रण होता है। और जो आपका कांसा होता है उसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ब्रॉस में आपका कॉपर प्लस जिंक है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन है। कॉपर दोनों में है, लेकिन टिन और ब्रॉन्ज का, टिन और जो जिंक है उसका मिश्रण अलग है। कॉपर पायराइट का सूत्र आपको बताना है। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र है उसको हम कहते हैं CuFeS2। ओके, कभी कभी फार्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आपका जो 4th सेमेस्टर है उसमें है कि कुछ प्रमुख खनिज एवं उसके सूत्र। ओके, जो अयस्क हैं, खनिज नहीं, प्रमुख अयस्क जो हैं आपके, उनके नाम, उनके वैज्ञानिक नाम और उनका रासायनिक सूत्र, ये हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप, और ये यही नहीं DLED के लिए नहीं, आप कोई भी एग्जाम दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा, सब में ये पूछा जाता है। ओके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो 7 है और समूहों की संख्या 9 है। ओके, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, मीन्स बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता क्या होती है? तो तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है सिस्टम, क्या है? किसी लघु आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं चल रहे हैं या दाएं से बाएं चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाएं से दाएं चलने पर हाइड्रोजन के तत्वों की जो हाइड्रोजन के प्रति वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो 1 से 4 तक पहले बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक उल्टा घट जाती है। ओके, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो जैसे हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो तत्वों की जो ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति, वो ऑक्साइड्स बनाने की जो क्षारीय प्रकृति है वो घटने लगती है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो आपका सही है। जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, ये इसमें देखिए क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कभी। जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, योग्यतम की उत्तर जीविता की व्याख्या न होना,
भिन्नता के कारणों की व्याख्या न होना या संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या न होना। अब इसका क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं ध्यान आ रहा है, इसमें देखिए कट गया है, इसको हम डिस्कस कर देंगे फिर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। ये आपको सिद्धांत ध्यान रखने हैं। लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, ह्यूगो डिवरीज ने कौन सा सिद्धांत दिया। सो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। ओके, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो जीन में होने वाले परिवर्तन है। जीन्स में जो चेंजेस होते हैं तो वही उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पे जीन परिवर्तन, वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवधारियों में वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जीवधारियों में वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन को उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। उपार्जित मीन्स जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं उसको हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत निम्न प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्राकृतिक वर्ण का मतलब नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो जीव या जो प्राणी अपने वायुमंडल में जलवायु को सहन कर सकते हैं या जलवायु से समझौता कर पाते हैं, वही जीवित रहते हैं। ओके, ये इसके कॉन्सेप्ट में है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। ओके, मीन्स जो प्राणी अपने आसपास के वातावरण और जलवायु से सामंजस्य बैठा पाते हैं वही जीवित रहते हैं। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को गलत सिद्ध करने के लिए चूहों की पूंछ काटने के प्रयोग किसने किए थे? तो ये प्रयोग जो है वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति को उत्परिवर्तन का सिद्धांत इसी को कहते हैं, तो वो ह्यूगो डिवरीज ने किया था चूहों पर। ओके, चूहों की पूंछ काटने के प्रयोग किए ह्यूगो डिवरीज ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। ओके, तो ये आपको नाम भी याद रखना है। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी से प्राप्त अयस्क हैं उसमें जो मिश्रित अशुद्धियां हैं उनको अधात्री कहते हैं या इम्प्योरिटीज कहते हैं। फेन प्लवन विधि निम्नलिखित के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो सल्फेट अयस्क है। जो सल्फेट अयस्क है उसको शुद्ध करने के लिए फेन प्लवन विधि को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो जैव विकास या बायो डेवलपमेंट का जो आधुनिक सिद्धांत है वो डार्विनवाद एवं ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, इन दोनों का सम्मिश्रित रूप है। कौन कौन से हैं? ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत और डार्विनवाद। फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? सो फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक वीजमान हैं। लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो लैमार्कवाद की थ्योरी है, सिद्धांत है, उसका जो आधार है वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हायरार्की या उनकी वंशागति वो लैमार्कवाद का आधार है। जैव विकास का अंतिम स्रोत क्या है? तो जैव विकास का अंतिम स्रोत वो प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन है। ओके, तो ये कुछ विज्ञान से रिलेटेड और क्वेश्चन हुए। तो हमने इतिहास के सामाजिक अध्ययन का एक वीडियो और विज्ञान के 2 वीडियो से विज्ञान के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। अब विज्ञान के बारे में जो अतले हुए लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।